बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए मैं हूं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मजहर इकबाल। पाकिस्तान में आज 5 नवंबर है और दिन है इतवार का। पाकिस्तान के हवाले से आपको अपडेट करते हैं और आपके इल्म में है नाज़रीन के पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया जा चुका है और इस ऐलान के मुताबिक आइंदा साल 8 फरवरी को यानी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम इंतखाबात के इनेकाद से पहले पाकिस्तानी कौम एक इनकलाब को देखेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि होना तो ये चाहिए था कि आम इंतखाबात का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाता, तमाम सियासी जमातों को एक तरह के मौके दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ पहले ही इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, जबर किया जा रहा था, उनकी सियासी एक्टिविटीज़ को नामुमकिन बनाया जा रहा था, उनके लिए सूरत हाल मजीद ख़राब तो हो गई है, लेकिन ताकतवर हलकों की कुछ करीबी जमातें हैं, उनकी कुछ शख्सियात के साथ भी अजीब व गरीब किस्म का जो सलूक है वो सामने आ रहा है। और फिर इस सारे माहौल में अवाम किस तरह अपने गुस्से को निकाल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतखाब से पहले हमें इनकलाब देखना पड़ेगा। आपको बताएं सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कार्रवाइयाँ पहले से जारी हैं उनमें किस तरह से इजाफा हुआ है। तो असद कैसर जो कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं, आपको याद होगा जब परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा था तो उस वक़्त उस ऐलान के वक़्त परवेज़ खटक के साथ असद कैसर भी बैठे हुए थे। असद कैसर से भी कहा गया कि आप भी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनकी पार्टी को छोड़ दें, लेकिन असद कैसर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर असद कैसर साहब जो है काफ़ी अर्सा जो है वो आज़ाद घूमते रहे। पिछले दिनों वो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह यानी मौलाना फजल रहमान साहब की खुशदामन के इंतकाल पर वो मौलाना साहब के घर पे फातिहा खानी करने के लिए भी गए, और जो ही पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का ऐलान हुआ है तो असद कैसर साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद कैसर साहब के भाई का तो ये कहना है कि उन्हें अगवा किया गया है। बहरहाल असद कैसर साहब अब आज़ाद नहीं है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक असद कैसर साहब को जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया है और बताया ये गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी तरक्याती मंसूबे में गालबन कोई करप्शन हुई है, उसमें असद कैसर साहब मुलव्वस है। सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो असद कैसर थे ही नहीं। असद कैसर तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर थे, और अगर उस ज़माने में करप्शन हुई है जब असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर थे तो उस करप्शन का जवाब पहले क्यों नहीं लिया गया और आज ही क्यों लिया गया? आने वाले दिनों में ये सवाल उठेगा और बड़े ज़ोर से उठेगा। अब आपको बताते हैं कि ताकतवर हलकों की अपनी बनाई हुई, या यूँ कह लें कि ताकतवर हलकों की मुबैना तौर पर अपनी बनाई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको IPP कहते हैं, जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें अलीम खान है, उस पार्टी के एक अहम रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत पहले अपनी राय जो है वो जुदा कर चुके थे और एक तरह से वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार किए हुए थे, वो बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे। गो कि उन्होंने IPP में शमूलियत तो इख्तियार की, लेकिन कोई एक्टिव रोल उन्होंने प्ले नहीं किया। एक ही मीटिंग में उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान के अखबारात हों या पाकिस्तान के TV चैनल्स का रिकॉर्ड हो, वो ये साबित करता है कि उस वाहिद मीटिंग में भी फवाद चौधरी ने कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं किरदार अदा किया। सर को नीचे करके बैठे रहे, जैसे वो शर्मिंदा से हैं, जैसे वो चाह नहीं रहे थे उस पार्टी में जाना, जैसे उनको ज़बरदस्ती उस पार्टी में भेजा गया था। और फिर वक्त ने साबित भी किया कि फवाद चौधरी का जो तर्ज अमल था वो IPP के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था। गुज़श्ता दिनों डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान जो कि रूए रवां समझी जाती हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, उनका भी ये कहना था कि फवाद चौधरी जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे थे।
यानी अब पाकिस्तान में फ्रंट फुट पे ना खेलना भी एक गोया के जुर्म बन गया है। और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि फवाद चौधरी को पार्टी क़यादत की तरफ से कहा गया था कि जेलम में एक बड़ा जलसा मुनक्किद कराया जाए, जिसमें फवाद चौधरी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिस पे पार्टी क़यादत नाराज़ थी। पार्टी क़यादत का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ताकतवर हल्के जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मुबैना तौर पर बुनियाद रखी या रखवाई, वो फवाद चौधरी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी को फैसल चौधरी के घर से उठा लिया गया। फैसल चौधरी साहब का घर है ये इस्लामाबाद में, और बताया गया है कि वो नाश्ता कर रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आई और फवाद चौधरी को उठा के ले गई। 24 घंटे तक फवाद चौधरी के अहले खाना को बिल्कुल नहीं पता था कि फवाद चौधरी कहाँ पे हैं। 24 घंटे के बाद फवाद चौधरी को आज यानी इतवार के रोज़ स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, और जिस तरह से पेश किया गया वो भी बड़ा अजीबोगरीब था। और किस इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया ये सुन के तो आप हैरानी रह जाएंगे। पेश किया गया फवाद चौधरी का मुंह पे कपड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हो, मोस्ट वांटेड पर्सन हो, और उनके हाथ में हथकड़ी थी। अदालत में FIR जो डीसील की गई है उसमें बताया गया कि फवाद चौधरी पे एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि फवाद चौधरी ने उस शख्स से 50 लाख रुपए लिए नौकरी दिलवाने का झांसा देकर, और बाद में पैसे भी नहीं दे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पिछली दफ़ा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तो इस शख्स को उस वक्त याद नहीं आया था कि फवाद चौधरी ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए में और दे नहीं रहा और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर दूं। इस शख्स को एन उसी वक्त क्यों याद आया है जब फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहा, और जब डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ये कहती हैं कि फवाद चौधरी पार्टी में फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा, तभी इस शख्स को याद आता है और वो इसके खिलाफ FIR दर्ज कराता है और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहरहाल पुलिस ने 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा फवाद चौधरी का, लेकिन 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है अदालत ने। अब देखना यह है कि इन 2 रोज़ में फवाद चौधरी को फ्रंट फुट पे खेलना सिखा लिया जाएगा, और क्या फवाद चौधरी वो 50 लाख रुपए देने पे आमादा हो जाएंगे, या वो शख्स फवाद चौधरी को वो 50 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। बहरहाल ये तो है मामला उसका। मैं असद कैसर की बात आपसे पहले कर चुका हूँ। असद कैसर के अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है छोटी मोटी, उसको भी नहीं होने दिया जाता। कुछ दिन पहले मलाकंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी पे धावा बोल दिया गया, और अब ये जो मानसेरा में एक पॉलिटिकल कन्वेंशन कर रहे थे, इसकी इजाज़त ली थी पार्टी की तरफ से, लेकिन कुर्सियां भी लग रही थी, स्टेज बन रहा था, यानी एक कन्वेंशन का माहौल बनाया जा रहा था। पुलिस की भारी नफरी आई और कुर्सियां वगैरह उठा के ले गई और तोड़ फोड़ इधर उधर सब कुछ खैर ख़राब कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर शोर भी कर रही है और गौर भी कर रही है। ये मामला जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। इनकलाब की बात मैं किस तरह से कर रहा हूँ? इनकलाब की बात मैं इस तरह से कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ज़मीन है वो तंग की जा रही है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोई इमरान खान का नाम भी लेता है तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अहम तरीन शहर फैसलाबाद में एक लड़की को उठा लिया गया। लड़की को इसलिए उठाया गया कि उसका भाई जो कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है और पेशे के एतबार से शायद वकील है, वो मतलूब था, उसको गिरफ्तार करना था किसी मामले में, वो घर पे नहीं था तो उसकी बहन को अगवा कर लिया गया। मैं तो इसको अगवा ही कहूँगा क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि जिसका नाम भी FIR में ना हो आप उसको गिरफ्तार कर लें और थाने ले जाए, और वो भी एक खातून को। पाकिस्तान की कभी भी ऐसी रवायात नहीं थी। बहरहाल वो जब बच्ची को थाने ले जाया गया तो घर वालों को पता चला और उस वकील साहब ने अपने लोगों से रब्ता किया। ये खबर फैसलाबाद में जंगल की आग की तरह फैल गई और बहुत से लोग जिनमें अक्सरियत वकला की थी वो जमा हो गए और उन्होंने मज़कूरा थाने का मुहासरा कर लिया। और मुतालबा उनका एक ही था, 2 मुतालबे थे।
एक नहीं, दो मुतालबे थे। पहला मुतालबा ये था कि उस जो बच्ची जिसको उठाया गया है, अगवा किया गया है, उसको फौरी तौर पे पेश किया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि जिस अफसर के कहने पे ये कार्रवाई हुई है उस अफसर को हमारे सामने लाया जाए। एक डीएसपी, मुतलका डीएसपी था जिसके हुक्म पे ये सब कुछ हुआ। और बुखला मैं आपके लिए कुछ वीडियोस भी इस व्लॉग में लगाऊंगा जिसमें आप सुन सकेंगे कि लोग जो कि मुश्तिल लोग जिन्होंने थाने का मुआसरा किया हुआ था, वो ये कह रहे थे कि ये कोई खुदा लगा हुआ है, इसको हमारे सामने पेश करो, और हराम ज़्यादा जैसे लफ्ज़ उन्होंने डीएसपी के लिए इस्तेमाल किए। बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं इस व्लॉग में बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे इनकलाब का पेश खैमा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में कभी इस तरह की ना तो इस तरह खवातीन को पकड़ने की रवायत थी और ना लोगों के इस तरह के एहतजाज करने की कोई रवायत माजी में नजर आती है। यानी कि ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तानियों का जो गुस्सा था वो अंदर ही अंदर जो पल रहा था, अब वो बाहर आने जा रहा है। यानी कि जुल्म शायद इतना बढ़ गया है कि अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एक यही वजह नहीं है जुल्म की एक और वजह भी ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डॉलर की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, और फिर कभी जब हम सुनते हैं डॉलर की कीमत कम हो गई, थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत कम हो गई, लेकिन जो अशिया खुरनोश की कीमतें ऊपर चली गई हैं वो नीचे नहीं आ रहे। लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया, लोगों के लिए अपने बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया, लोगों के बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं किए जा रहे, लोगों का बिल्कुल एक जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो टूट के रह गया है, लोग टूट के रह गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। मैं क्या क्या आपको बताऊं, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि रूह कांप जाती है। क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है? और ये हो रहा है। शायद यही बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में इनकलाब महसूस हो रहा है। फैसलाबाद से इसका आगाज हो चुका है। अब देखते हैं पाकिस्तान का अगला कौन सा इलाका होगा जिसमें अवाम अपने खिलाफ होने वाली पुलिस की ज्यादती पे जो है वो सरापाए एहतजाज होंगे। इस सारे माहौल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो आपसे शेयर करनी है। इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, और जिस तरह मुस्तरद की थी, एक अरसा लटकाने के बाद, पहले लोअर कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में लटकाने के बाद जब ये फैसला हो गया तो इमरान खान साहब के पास ये मौका आ गया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है, और ख़बर यह है कि उस दरख्वास्त पे कोई एतराज़ नहीं लगाया गया। यानी, और इस दरख्वास्त का नंबर भी आपको बता दूं, 22,793 नंबर है इस दरख्वास्त का। और चूंकि इस दरख्वास्त पे कोई एतराज़ नहीं लगाया गया तो गालिब इम्कान ये है कि ये जो हफ्ता पीर से यानी 6 नवंबर से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते के दौरान इस दरख्वास्त की समाअत शायद मुमकिन हो जाएगी। ये समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी। और फिर अगला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। गालिब गुमान ये है कि जस्टिस तारिक साहब की अदालत में ये केस जो है वो लगेगा, और ये वही जस्टिस तारिक साहब है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जिनके एक हुक्म के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी वही काम यानी गिरफ्तारियां और जल्द से उठाने का काम शुरू हो गया जो इससे पहले पंजाब में हो चुका था। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की साइफर केस में दरख्वास्त जो है वो कौन से जज के पास लगती है। अगर जो जस्टिस तारिक साहब के पास ये दरख्वास्त लगती है तो इस का फैसला क्या देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कमोबेश तमाम कानूनी माहिरीन या कानूनी माहिरीन की अक्सरियत ये कहती है कि लीगली इमरान खान साहब का केस बहुत मजबूत है। साइफर केस में इनके ऊपर जो है वो कोई भी इनको सज़ा नहीं बनती। अगर तो इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इमरान खान अवाम में नज़र आएंगे और शायद वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते भी नज़र आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद जिस इनकलाब की मैं बात कर रहा हूं उसको रोका जा सकेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं कि हर किचन में जब प्रेशर कुकर की सीटी बोल रही होती है तो उसका थोड़ा सा ढक्कन उठा के भाप बाहर निकाल दी जाए तो वो कुकर फटने से बच जाता है। लेकिन अगर
ذرا سا بھی ریلیف نہ دیا جائے، وہ جو پریشر ہے، وہ جو گیس ہے وہ نہ نکالی جائے تو خوفناک دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔